हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पिछली कहानी की तरह आप इस कहानी को भी बहुत प्यार देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला भाग। भोपाल के मालवीय नगर में घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सावित्री देवी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था। परिवार के नाम पर उनकी एकमात्र बेटी मीरा राजपूत थी। सावित्री पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मीरा की उम्र 21 वर्ष थी। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। सावित्री का निर्जीव शरीर उसकी आंखों के सामने सफेद चादर से ढका पड़ा हुआ था। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास बैठी औरतें उसे सांत्वना तो दे रही थी, लेकिन माँ को खो देने का दुख सिर्फ मीरा ही जान सकती थी। अपना कहने के लिए एक वही तो थी इस दुनिया में। सावित्री ने मीरा को उसकी पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया था, जिसकी खास वजह सिर्फ सावित्री ही जानती थी। इंदौर में मीरा नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी और उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रहती थी। मीरा बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। वह अपना अधिकतर समय किताबों में ही बिताया करती थी। कॉलेज में उसकी एकमात्र दोस्त थी निधि व्यास, जो कि इंदौर में रहती थी अपने परिवार के साथ। निधि और मीरा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। कॉलेज के 2 साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किए थे, लेकिन निधि मीरा को अब बहुत कम जान पाई थी। वजह थी मीरा का अंतर्मुखी होना, या शायद हालातों ने उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। मीरा इस बार बिना निधि को बताए भोपाल आ गई थी। सावित्री के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तो मीरा जोर जोर से रो पड़ी। औरतों ने उसे संभाला, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाया। वह दौड़ कर बाहर आई और कहने लगी, हम भी साथ जाएंगे। बिटिया, औरत शमशान में नहीं जाती। वहां खड़े एक बुजुर्ग ने कहा। हमें कुछ नहीं सुनना, हम भी जाएंगे। मीरा ने कहा, चलने दीजिए काका, मुखाग्नि के लिए किसी अपने का होना भी जरूरी है, और आजकल क्या लड़का क्या लड़की, चलने दीजिए। पास खड़े विश्वनाथ ने बुजुर्ग आदमी से कहा। सभी वहां से सावित्री का पार्थिव शरीर लेकर निकले। आंखों में आंसू भरे, हाथ में अग्नि का पात्र पकड़े मीरा चले जा रही थी। उसके बेजान पैरों में जैसे हिम्मत ही नहीं थी। माँ के साथ उसने बहुत कम वक्त गुजारा था। ना जाने वह कौन सी वजह थी जिससे माँ ने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए और बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। सावित्री का अंतिम संस्कार किया गया। इकलौती वारिस होने के कारण उसी ने मुखाग्नि भी दी। उन पलों में मीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां मौजूद सभी की पलकें नम हो गई। 1 महीने बाद मीरा इंदौर आई, अपने कपड़े बदले और अपनी बुक्स उठाई कॉलेज आ गई। कॉलेज जाकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। क्योंकि मीरा कॉलेज में सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसकी 1 महीने की लीव को मान लिया। मीरा प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसीलिए वह जाकर बेंच पर बैठ गई और उदास आंखों से जमीन को निहारने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। ओ मैडम जी, कहाँ थी इतने दिन? न फोन न मैसेज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मीरा आवाज की दिशा में पलटी। सामने निधि खड़ी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है ना? निधि की बात सुनकर मीरा की आंखें डबडबा गई। उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, माँ नहीं रही निधि। क्या? ये कब हुआ और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने चौंकते हुए कहा। क्या बताती निधि, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही है। मैं कुछ जान ना पाऊं, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, और देखो, वह हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई।
कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू भर आए। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, दोबारा ऐसी बात मत कहना। मीरा ने निधि को गले लगा लिया। निधि उसे हिम्मत बंधाती रही। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। मीरा को अपना ख्याल रखने का बोलकर निधि घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। मीरा के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने मीरा से कमरा खाली करने को कहा। पिछले 1 महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। मीरा ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मीरा ने अपना सामान समेटा और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वह तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अनजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किसकी। मीरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसीलिए उसने अपनी यह परेशानी निधि को नहीं बताई। भोपाल वापस जाने के अलावा मीरा के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वह हॉस्टल से निकल गई। निधि जब कॉलेज आई तो क्लास में मीरा को ना देखकर उसने अपनी साथ बैठी रागनी से पूछा, जो कि इस हॉस्टल में रहती है, ए रागनी, मीरा कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे पता नहीं है क्या? आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया, रागनी ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हाट? पर क्यों? निधि ने हैरानी से कहा। क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, रागनी ने कहा और बुक्स पर नजर गड़ा ली। निधि ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब कुछ हो गया और मीरा ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी ना, इसे समझना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वह कहाँ होगी। मुझे जाना होगा। निधि ने अपना बैग और बुक्स उठाए और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधा वो हॉस्टल आई और मीरा की रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि मीरा वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। निधि वहां से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। निधि हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नजर बेंच पर बैठी मीरा पर गई। निधि खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को, और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे हैं, बताकर आए थे रागनी को, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? पर अब हम यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है, मीरा ने कहा। वार्डन की तो तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। मीरा, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो मीरा। फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? निधि, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे जरूरी हैं, और वो हमारे पास नहीं है। निधि, घर जाएंगे, वहाँ रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, मीरा ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें तो चले, निधि ने उठते हुए कहा। कहाँ? मीरा ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर निधि ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा मीरा को थमा दिया। दोनों बाहर आई। निधि पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और मीरा को साथ लेकर चल पड़ी। स्कूटी के पीछे बैठी मीरा के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। निधि उसे कहाँ लेकर जा रही है,
इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ाते हुए निधि ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? हॉस्टल, निधि ने कहा। लेकिन क्यों? मीरा ने कहा। तू चल तो बताती हूँ, कहकर निधि ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। निधि ने स्कूटी साइड में लगाई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली आई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। निधि उसके सामने आई। उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह से हॉस्टल से मत निकालना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकालेगा, पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, निधि ने वार्डन से उलझते हुए कहा। लेकिन ऐन वक्त पर मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हो, तुम ऐसी नहीं हो। निधि ने गुस्से से मीरा से कहा। तुम प्लीज यहाँ से चलो, प्लीज, मीरा ने निधि को लगभग खींचते हुए कहा। निधि वहां से चली गई तो मीरा वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, निधि ने जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर एक लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती है, कहकर मीरा वहां से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। मीरा जैसे ही उसके पास आई, निधि ने कहा, क्या तुम सच में राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुनकर चली आई? गलती हमारी ही है, अगर वक्त पर किराया दिया होता तो ऐसा नहीं होता, मीरा ने शांत रहते हुए कहा। ओह आदर्श की देवी, बस करो तुम, ऐसी ही रही ना तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको, निधि ने मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। निधि, ऐसा नहीं है, पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखना भी जरूरी है। ऐसे रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफी भी खुद मांगो, निधि ने कहा। तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, मीरा ने बैग्स उठाते हुए कहा। ये अच्छा है तुम्हारा, खैर छोड़ो, आओ बैठो, चलते हैं, देर हो रही है, निधि ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा। अब कहाँ चलना है? मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। मीरा जैसे ही आकर बैठी, निधि ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों शिवाजी नगर में आईं। इंदौर आने के बाद मीरा ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वह सब अपलक देखे जा रही थी। निधि स्पीड से स्कूटी दौड़ाए जा रही थी। निधि व्यास, अपने परिवार में सबकी लाडली। मीरा से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और मीरा का शांत व्यवहार उसे पहली नजर में भा गया। लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वह हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। लाडली थी, इसीलिए उसकी किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। मीरा को लेकर निधि एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड में लगाई और मीरा को लेकर अंदर आई। मीरा की नजर घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। मीरा अपना बैग संभाले अंदर आ गई। अंदर आते ही निधि चिल्लाई, मम्मा, पापा, दादू, दादी, भैया सब आ जाइए। निधि की आवाज सुनते ही सब बाहर चले आए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की ओर पलटकर कहा, मीरा, ये मेरे दादू श्री नाथ जी व्यास और ये मेरी दादी माँ सुरेखा जी व्यास। नमस्ते, मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा हैं विजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास, निधि ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करते हुए कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और उसके हाथ में हाथ डालकर, ये है मेरे बड़े भैया अर्जुन। हेलो,
अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा तो मीरा ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीट सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अक्षत भैया कहाँ हैं? अक्षत बाहर गया हुआ है, राधा ने मीरा के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से मीरा को देखा। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गूंथा हुआ था, और उनसे छान कर आती हुई एक बालों की लट जो बार बार मीरा के गाल को चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल निकाला और मीरा के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नजर न लगे। मीरा मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफों पर बैठ गए। निधि ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। तो फिर मीरा यहाँ रह सकती है ना? निधि ने कहा। जब तक वो चाहे तब तक यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा और फिर मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा जी। मीरा ने धीरे से कहा। दादू मुस्कुराए और कहा, इसे अपना ही घर समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। जी शुक्रिया, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, अर्जुन ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में, विजय ने कहा। अर्जुन ने अपना फोन और बैग टेबल से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा कि उसकी नजर मीरा पर गई तो उसने कहा, बाय मीरा। बाय, मीरा ने धीरे से कहा। चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, राधा ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आई। निधि और मीरा वहां आकर बैठ गई। राधा ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने निकल गई। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप देखने में लगी हुई थी। विजय और श्रीनाथ जी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। निधि ने खाना शुरू किया लेकिन मीरा खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर राधा ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। मीरा ने भरे हुए गले से कहा। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे कम जरूर कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं बेटा। मीरा ने नम आंखों से राधा की ओर देखा तो राधा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। मीरा को सब बहुत अच्छे लगे, पर सबसे ज्यादा अच्छी राधा लगी। उसमें वह अपनी माँ की छवि देख पा रही थी। खाना खाने के बाद निधि उसे अपना घर दिखाने लगी। घर काफी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उससे लगकर पूजा घर जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर ही रसोई घर था जिसके सामने डाइनिंग बना हुआ था। विजय और राधा का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था और एक था ऑफिस रूम जहाँ बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था जिसमें हरी घास फैली हुई थी और एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर निधि मीरा को ऊपर लेकर आई जहाँ 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहाँ 2 कमरे साथ थे और तीसरा इनसे अलग बिल्कुल सामने हॉल से मिलकर बनाया हुआ था। इनमें से एक कमरा अर्जुन का था और एक निधि का। सामने जो कमरा था उसके बारे में निधि ने मीरा से कुछ नहीं कहा। मीरा ने भी नहीं पूछा। निधि जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज बदबू से दोनों ने अपनी नाक बंद कर ली।
निधि ने दरवाजा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज लगाई। राधा ऊपर आई और कहा, सॉरी बेटा, वो आज सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई। मैंने साफ करने को कहा है, रघु कर देगा। लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? मीरा को भी फ्रेश होना है, हालत देखो इसकी। निधि ने कहा। एक काम करो ना, तब तक नीचे वाला रूम इस्तेमाल कर लो, राधा ने कहा। रहने दीजिए, मैं अर्जुन भैया का कमरा यूज कर लूंगी, निधि ने कहा। ठीक है, कहकर राधा चली गई। दोनों अर्जुन के कमरे में आए। मीरा ने देखा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक एक चीज सलीके से रखी हुई थी। मीरा बड़े कौर से सब देख रही थी तो निधि ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टिप टॉप रखते हैं, अपने जैसे। मीरा मुस्कुरा दी तो निधि ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मीरा नहाने बाथरूम में चली गई और निधि नीचे। मीरा नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए। मीरा ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। मीरा गीले बालों को तौलिए में लपेट हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नजर हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हुए मीरा वहां से चली गई। बाल सुखाकर मीरा वहां से निधि की कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपने और मीरा के लिए कॉफी लेकर आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर, जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी। चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। मीरा कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे। उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था, जिसके ऊपर किताबें रखी हुई थी और एक नाइट लैंप भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी। कहकर मीरा बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई और निधि की ओर देखकर कहा, समझ नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है। मीरा ने शांत भाव से कहा, अच्छा जब जरूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान। निधि ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। ठीक है, मीरा ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे। तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, चलो दो। निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। निधि मुस्कुराते हुए मीरा के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा भी मुस्कुरा दी। निधि ने वहीं बैठे बैठे मीरा को घर वालों के किस्से सुनाने शुरू किए। चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान हैं। मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं। जानती हो, उस जमाने में भी दोनों ने लव मैरिज की थी। हाउ रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से है, इसीलिए साल में एक बार दादा दादी वहाँ जरूर जाते हैं एज अ लव बर्ड्स। हंसने लगती है निधि। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार, सच में दादी माँ बहुत लकी हैं, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल। उन दोनों के बाद मम्मी पापा हैं। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की जरूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती है। जब घर में हो तब भी, और ऑफिस हो तो फोन करके उन्हें खाने की, दवाइयों के बारे में याद दिलाती रहती है। निधि रुकी और मीरा को देखकर कहा, पता है मीरा, मम्मा पापा ज्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना।
क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। मीरा ने निधि की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। हाँ, उसके बाद अर्जुन भैया। अर्जुन भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। एमबीए किया है और पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं, निधि ने कहा। सब हो गए? मीरा ने उठते हुए कहा। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर वापस बिठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो बताना ही भूल गई। कौन? मीरा ने कहा। अक्षत भैया। दुनिया के 8वें अजूबे कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मा पापा भी नहीं। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है उनका। हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया है उन्होंने, निधि ने चहकते हुए कहा। नाइस, मीरा ने धीरे से कहा। वो जो सामने हॉल से लगकर कमरा बना है ना, वह उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता। उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल है वो, अपने ही घर में क्या अपना पराया, निधि ने कहा। मीरा की आंखों के आगे वो नेम प्लेट आ गई जिस पर लिखा हुआ था अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। अक्षत से उसका सामना कैसे होगा वह नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वह बाकी घर वालों से अलग था। सबके बारे में बताने के बाद निधि ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, है ना? तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे दूंगी। ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त मीरा, मीरा राजपूत। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी खामोश, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। मीरा हंसने लगी और कहा, अरे बस कर, हम इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। निधि ने मीरा की ओर देखा और हाय कितनी खूबसूरत तो हो, कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी कर लेती तुमसे। चुप करो, सच में बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम, मीरा ने उठते हुए कहा। अच्छा मीरा, मार्केट चलें? निधि ने कहा। निधि, अगले महीने हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है। मैं नहीं आ पाऊंगी प्लीज, मीरा ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर, निधि ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही अब? मीरा ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या? निधि ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ, मीरा ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। थैंक्स। अच्छा मीरा, वो जो पहला वाला कबर्ड है वो खाली है, उसमें तुम अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरी वाली टेबल पर ही रख लेना, और अगर कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना या फिर मुझे फोन कर लेना। निधि एक सांस में बोल गई। हम सब देख लेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मीरा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। निधि अपना पर्स और फोन लेकर वहां से चली गई। मीरा ने दरवाजा बंद किया और फिर निधि के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रखकर मीरा ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया मीरा को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई और लेकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मीरा इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़ी जा रही थी। तभी एक तेज चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। मीरा ने उस ओर देखा, लेकिन वह चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तेज चमक शीशे की थी। मीरा साइड में हुई तो पत्तों की ओट में नीचे खड़े किसी शख्स की आंखें दिखी। जिस शीशे की चमक मीरा की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का ही था, जो उसके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी मीरा के चेहरे पर आ गिरी। मीरा ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होठ दिखाई दिए। मीरा को झुंझलाहट हो रही थी। एक तो बहुत तेज रोशनी, ऊपर से वह नीचे खड़े उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों ने मीरा के दिल में बेचैनी जो बढ़ा दी थी। बालकनी से लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। मीरा ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, तार टूटी और सारे कपड़े मीरा के ऊपर आ गिरे। मीरा उन कपड़ों में ऐसी उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाई। जब उठी और नीचे देखा
तो वह उसे बाहर जाता दिखा। मीरा को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। चलते चलते उसने जैसे ही हाथ उठाया, एक तेज रोशनी एक बार फिर मीरा की आंखों में आ गिरी। मीरा अंदर जाकर लेट गई, लेकिन आंखों के आगे बार बार दो आंखें और सुर्ख होठ आ रहे थे। मीरा की झुंझलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई तो वह कमरे से बाहर आ गई। नीचे आकर वह बगीचे में दादी के पास चली आई। दादी ने देखा तो उसे पास आने को कहा और बोली, मन लग गया ना तुम्हारा यहाँ? जी दादी माँ, मीरा ने धीरे से कहा। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा। तो मीरा जाकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़े गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, मीरा ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? देख, मैं दादी माँ हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ, दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। दादी माँ, वो अभी यहाँ नीचे कोई था क्या? मीरा ने झिझकते हुए कहा। यहाँ? हाँ, वो कुछ देर पहले अक्षत आया था, लेकिन वो पट्टा एक जगह टिकता कहाँ है, आया कि वापस चला गया। उस लड़के को बस दिन भर घूमना फिरना मस्ती करना, पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेगा, दादी ने कहा। ओह, तो वो थे, अभी उनसे मिली भी नहीं हूँ और टॉर्चर करना शुरू। आई होप हम उनसे ना ही मिले, मीरा ने मन ही मन कहा। क्या हुआ, तुमसे कुछ कहा उसने? दादी ने पूछा। नहीं दादी माँ, कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, मीरा ने कहा। अच्छा, तुम कहाँ से हो? दादी ने पूछा। जी भोपाल से, मीरा ने कहा, और उसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिससे मीरा उन आंखों को कुछ देर के लिए भूल गई। दादी माँ ने उसे अपनी शादी से लेकर अब तक के सफर के बारे में बता दिया। मीरा खामोशी से उन्हें सुनती रही। दिन चढ़ने लगा था। दादी माँ और मीरा अंदर चली आईं। मीरा ने देखा रघु बरामदे में कपड़ों का ढेर लेकर जा रहा था, तो वह मदद के लिए उसके पास आई और कहा, लाइए, कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये अक्षत बाबा के कपड़े हैं, इन्हें तो हमें ही रखने जाना होगा, उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए। मीरा ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगी, आखिर ये अक्षत है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रघु की आवाज से मीरा की तंद्रा टूट गई और उसने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। वह अंदर चली आई। बालकनी में गमलों में पौधे लगे थे। मीरा उनकी ओर चली आई। उसने खराब हो चुकी पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उन्हें पानी देने लगी। दादू बाहर से आ चुके थे और काफी देर से वो मीरा को ये काम करते हुए देख रहे थे। मीरा बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों को सुकून मिल रहा था। वो चलकर मीरा के पास आए और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़े दिनों बाद किसी को इत्मीनान से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप? मीरा ने दादू की आवाज सुनकर कहा। तुम मुझे सब की तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज ही इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया, दादू ने बड़े प्यार से कहा। हमें ये सब काम करना पसंद है दादू, पौधे भी इंसान की ही तरह होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी, मुरझाए हुए पौधे घर में रखना अच्छा शगुन नहीं होता है। मीरा ने धीमी आवाज में पौधे पर लगे उस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। यह पौधे अक्षत लाया था जब पिछले साल हम सब बनारस गए थे घूमने। वहां से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। दादू के मुंह से अक्षत का नाम सुनकर मीरा के दिमाग में वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहां से चले गए। मीरा वहीं बैठी अक्षत के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वह सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसने। ए मीरा, वहां क्या कर रही हो तुम?
निधि ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। निधि को वहां देखकर मीरा उठी, हाथ धोए और हॉल में आ गई। मीरा निधि के पास आई तो निधि ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने के बैक नोट्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मीरा ने हैरानी से कहा। विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि मीरा 1 महीने कॉलेज नहीं आई थी तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। निधि ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे। मीरा ने गंभीर होकर कहा। ओ कम ऑन मीरा, सब जानते हैं विनीत तुम्हें पसंद करता है और इसीलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं। निधि ने कहा, हम उसे कल ही वापस लौटा देंगे। मीरा ने कहा, तुम्हारी मर्जी। निधि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मीरा ने बुक को टेबल पर रखा और निधि के बगल में बैठ गई। निधि ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना हमें चॉकलेट्स नहीं पसंद। मीरा ने कहा, तुम ना दुनिया की 8वां अजूबा हो, अक्षत भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे चॉकलेट नहीं पसंद। वैसे भी मैं ये अक्षत भैया के लिए लाई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट्स बहुत पसंद है। निधि ने एक पीस मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से अक्षत का नाम सुन सुनकर मीरा थक चुकी थी और इस बार तो निधि ने उसे अक्षत के जैसा ही बता दिया था। मीरा उठी और वहां से चली गई। निधि को बड़ी हैरानी हुई मीरा के जाने से। उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। अब इसे क्या हुआ? खैर, पहले चॉकलेट खा लूं फिर पूछती हूँ। निधि ने एक और पीस मुंह में रख लिया। शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। मीरा ने कबर्ड में रखा अपना क्रीम कलर का स्वेटर निकाल लिया और पहनकर नीचे आ गई। दादी माँ पूजा घर में शाम की संध्या आरती कर रही थी। दादाजी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे, जिन्हें पूजा करते हुए दादी बीच बीच में टोक भी रही थी, आवाज कम कीजिए ना। पर दादाजी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। मीरा यह नज़ारा देखकर मुस्कुरा उठी। हॉल से कुछ ही दूर बने डाइनिंग एरिया में रघु टेबल पर रखी प्लेट साफ करके लगा रहा था। उसका ध्यान टेबल पर कम और न्यूज़ पर ज्यादा था और उसी के हिसाब से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। मीरा उसके पास आई और इशारों में ही उसे वहां बैठकर टीवी देखने को कहा और उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद प्लेट पोंछकर रखने लगी। रघु मीरा के इस व्यवहार पर मुस्कुरा उठा। वहां से मीरा किचन की ओर आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। उसे दरवाजे पर खड़े देखकर राधा ने कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा, शायद वह कहने से हिचकिचा रही थी। राधा ने उसका चेहरा देखा, वो उसकी परेशानी समझ गई और कहा, तुम सोच रही होंगी हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत, तो रसोई के अंदर आऊं या नहीं, यही बात है ना? जी, हम राजपूत जरूर हैं लेकिन शाकाहारी हैं, मीरा ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राधा ने मुस्कुराकर कहा। मीरा अंदर आई। किचन एक कमरे जितना बड़ा था, सारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ था। किचन देखकर मीरा इतना तो जान चुकी थी कि राधा सफाई पसंद थी। वह किचन की हर चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने रैक पर रखे कॉफी मग पर गई। मीरा ने उसे उठाया। उस पर किसी लड़के की तस्वीर थी, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे को बिल्कुल ढका हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। मीरा ने पलटकर देखा तो पीछे एक मैसेज लिखा था, माई आईज आर इनफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद मी। मीरा ने पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह जैसे ही पलटी, राधा पीछे खड़ी थी। उसने मीरा के कहने से पहले ही मग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा अक्षत, इसे तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लास्ट बर्थडे पर निधि ने ली थी और इसे गिफ्ट की थी। मीरा ने फिर से अक्षत के बारे में कुछ नया सुना। अंदर ही अंदर झुंझलाहट भी थी। मीरा को खामोश देखकर राधा ने कहा, इसे वहां रख दो। कहकर मीरा पलटी और हाथ को जोर से झटका, वैसे ही जैसे हम लोग किसी सामान को फेंकते हैं।
राधा सब्जियां काटने में बिजी थी तो मीरा उनके पास आई और कहा, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, मैंने सब कर लिया है, बस दादाजी के लिए कुछ फीका बनाना है। तुम कुछ लोगी? चाय, कॉफी? राधा ने कहा। नहीं आंटी, आपकी हेल्प करते तो हमें अच्छा लगता। वैसे भी जब से आए हैं तब से मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं, मीरा ने मासूमियत से कहा। अच्छा तो ये बात है, फिर एक काम करो, वो वहाँ जो कच्चा नारियल रखा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अक्षत को नारियल की चटनी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा वो। राधा ने सब्जियां बर्तन में डालते हुए कहा। मीरा ने कहा और चाकू उठाकर नारियल की ओर बढ़ गई। उसने नारियल का टुकड़ा उठाया और उस पर ऐसे चाकू चलाया जैसे वह नारियल नहीं अक्षत की गर्दन हो। इस एक नाम ने आज उसे जितना परेशान किया था शायद जिंदगी में किसी ने ना किया हो। जिसके नाम से मीरा इतना परेशान थी, वो खुद जब उसके सामने आएगा तो क्या होगा, कोई नहीं जानता था। नारियल काटकर मीरा बाहर चली आई। उसने राधा को डाइनिंग पर खाना लगाने में मदद की और फिर हाथ धोने चली गई। मुंह धोकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो बहुत परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ साफ झलकने लगे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर क्या बला है ये अक्षत। घर में सबकी जुबान पर सिर्फ उसी का ही नाम है। हर कोई बस उसकी खुशी की बात करता है। अच्छा है या बुरा है कुछ पता नहीं चल पा रहा। और फिर उसके ये अजीब थॉट्स, आखिर कौन है ये अक्षत। मीरा के साथ साथ अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर क्या बला है ये अक्षत। हमारे अक्षत से मिलने के लिए आप भी उतने ही बेचैन होंगे जितनी हमारी मीरा है। ये इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए कितनी मोहब्बत है मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस कहानी का पहला भाग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। अगर कहानी ज़्यादा पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।